नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है, खास करके एक्स यानी जिसका पुराना नाम ट्विटर है, उस पर एक तस्वीर घूम रही है। यह तस्वीर में गौतम अडानी ग्रुप के चेयरमैन अपने साथियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं और उन्हें 100 करोड़ रुपए का चेक दे रहे हैं। यह चेक वे तेलंगाना सरकार के किसी स्कीम में सहायता देने के लिए, किसी स्कीम को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए दे रहे हैं। इस तस्वीर आने के बाद से कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो लगातार पिछले 3-4 वर्षों से गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, इन दोनों व्यापारियों पर हमलावर हैं, उनके विरोध, उनके हमले के गुब्बारे को फोड़ दिया उनके अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री ने। ये तस्वीर आने के बाद से बहुत सारे लोगों ने, असंख्य लोगों ने एक्स पर यानी पुराने ट्विटर पर पूछा कि राहुल गांधी के ऑफिस में क्या पैसे गौतम अडानी की तरफ से पहुंच गए। कई लोगों ने कहा कि संभव है जितना भी पैसे गौतम अडानी ने कांग्रेस को पहुंचाया उस पर 1 ज़ीरो और बढ़ाना था। अजीबोगरीब बयान देखने को मिल रहे हैं, ऐसे बयान दिखने को मिल रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद राहुल गांधी की भलमनसाहत पर, राहुल गांधी की ईमानदारी पर, राहुल गांधी के गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के खिलाफ विरोध के तेवर पर किसी के भी मन में शक पैदा होने लगेगा। राहुल गांधी को भाजपा ने बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड, संगठित अभियान के तहत पहले पप्पू कहकर बदनाम किया, और जब राहुल गांधी सदन में बोलने लगे तो उनके बारे में ऐसे भाजपा के नेताओं ने प्रचारित किया कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उस बात की कद्र, उस बात की समझ न खुद राहुल गांधी को है, न कांग्रेसियों को है, न उनके नेताओं को है। ऐसी बातें बार बार सामने आ जाती हैं। कांग्रेस के यानी राहुल गांधी के चहेते माने जाने वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हवाले से, रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना सीएम ऑफिस में जब गौतम अडानी पहुंचे हैं तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मुस्कुराते हुए रेवंत रेड्डी चेक ले रहे हैं, और जिससे साफ पता चलता है कि गौतम अडानी तेलंगाना सरकार के साथ यानी कांग्रेस सरकार के साथ बहुत कंफर्टेबल है। हालांकि कांग्रेस पर ऐसे आरोप अभी ही नहीं लगे हैं। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, तब भी ऐसे आरोप लगे थे। गौतम अडानी ने खुद अपने एक्स अकाउंट से इस तस्वीर को साझा किया, कुछ चंद सेकंड के वीडियो को भी साझा किया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की एकमात्र राज्य में जो सरकार बनी हुई केरल सरकार पर भी यानी वामपंथी सरकार पर भी इस मामले में विरोध हो चुका है कि जहां वामपंथी एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, जहां पर गुरदास दास गुप्ता जैसे कम्युनिस्ट नेता भारत में लोकसभा में जीत कर आते रहे और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमलावर रहे, जनता की बात उठाते रहे, वहीं 2024 में केरल की जो सीपीएम की कम्युनिस्ट सरकार है, वहां भी गौतम अडानी के प्रोजेक्ट्स बड़े पैमाने पर चलते हैं। और यह बात सदन में भाजपा की नेत्री खुद यानी निर्मला सीतारमण जी ने भी उठाया था, हाल ही में उठाया था, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन का यह जो कैंपेन था कि भाजपा सरकार का मतलब, जैसा कि राहुल गांधी हर प्रचार में कहते हैं कि भाजपा सरकार का मतलब 2 व्यक्ति की पार्टी 2 व्यक्ति के लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पार्टी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए। लेकिन ये जितने भी जो राजनीतिक अभियान राहुल गांधी चलाते रहते हैं, बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं जो उनके अभियान के, उनके रथ के चक्के को उनके ही समर्थक, उनकी ही पार्टी के नेता
तोड़ देते हैं, उनके ही चक्के को खोल ले जाते हैं। रेवंत रेड्डी की यह तस्वीर, जहां सीएमओ तेलंगाना के एक्स अकाउंट से भी लगाया गया है, गौतम अडानी ने भी अपने अकाउंट से यह तस्वीर लगाई है। राहुल गांधी की विचारधारा, उनकी भाषण, उनकी मंशा पर शक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि 2014 में यूपीए 2 की हार से बौखलाए राहुल गांधी वो एक बड़ी जगह, राजनीतिक जगह भारत में, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे, कर्पूरी जी जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने बनाई थी, जिसमें कम से कम सीधे सीधे पूंजीवादी व्यवस्था को खारिज करने की बात नहीं थी, लेकिन तब इतनी बात तो जरूर थी कि जहां पर जितने भी समाजवादी, बड़े बड़े समाजवादी नेता हुए, वे साफ साफ कहते थे कि लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसा तंत्र जिसमें जनता की हिस्सेदारी हो, जिसमें जनता की बात चले, और इस साधारण परिभाषा के अनुसार अनुसरण करने पर भी स्वतः पूंजीवादी व्यवस्था खारिज हो जाती थी। समाजवादियों पर लंबे समय तक ऐसे आरोप नहीं लगते रहे हैं। इसीलिए अगर आप लोकतंत्र की दृष्टि से समाजवादी व्यवस्था और वामपंथी व्यवस्था पर राजनीतिक दृष्टि से विचार करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वामपंथी सरकारों, वामपंथी नेताओं के तमाम लोक लुभावन वादों के बावजूद जनता के लिए वामपंथी सरकार की तरफ बढ़ना उग्रता जैसा महसूस होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था की तरफ वे आसानी से बढ़ जाते हैं। इसीलिए समाजवादियों की हमेशा वामपंथी के मुकाबले अधिक राज्यों में सरकारें रही हैं, और वामपंथी जो आप देखेंगे राजनीति है, वह राजनीति भले ही चलती रहती है, लेकिन जो चुनावी राजनीति है, संसदीय राजनीति जिसे हम समझते हैं, वह पश्चिम बंगाल और केरल, इन दो राज्यों से निकलकर किसी तीसरे राज्य में अपना मुकम्मल पैर नहीं जमा सकी है। कारण वही है, कारण है कि जब कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई विचारक अपनी बात कहेगा, तो उस बात को सुनने के बाद जनता उनसे वैसी ही उम्मीद करने लग जाते हैं। मैं एक पुराना इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें हार्ड टॉक में करण थापर प्रकाश करात का इंटरव्यू ले रहे हैं, और प्रकाश करात का इंटरव्यू तब ले रहे हैं जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार में, यानी पश्चिम बंगाल की सीपीएम की सरकार में नया नया यह निर्णय लिया जा रहा था कि रतन टाटा का प्लांट, यानी नैनो प्लांट लगना था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे, और जब पश्चिम बंगाल की गरीब जनता ने अपने लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए विरोध किया, नैनो प्लांट के खिलाफ विरोध किया, जो जमीन नैनो को यानी टाटा को दिया जाना था उसके खिलाफ विरोध किया था, तो जनता पर भी लाठी बरसाए गए, गोलियां चलाई गई। नंदीग्राम, सिंगूर दो ऐसे उदाहरण बने वामपंथी सरकार के लिए कि वामपंथी सरकार ही चली गई, और ऐसी चली गई है कि लगता है पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में सीपीएम की सरकार तो लौटने से रही। इस इंटरव्यू में प्रकाश करात से करण थापर बिल्कुल वही सवाल कर रहे हैं जो वामपंथियों से कोई भी, जो जिनको थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ है, कम से कम कोई भी व्यक्ति जो वामपंथी नेताओं के धारदार भाषण को सुन ले, उसके बाद से उसे थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा कि वामपंथियों की भाषा, उनकी राजनीति चाहे कुछ भी हो, लेकिन आम आदमी, वंचित व्यक्ति और दबे कुचलों के पक्ष में है। लेकिन जब सरकार में आने के बाद जो पश्चिम बंगाल की सीपीएम में जिस तरीके से प्रकाश करात जैसे विचारक करण थापर के इंटरव्यू में अपने इस स्टेप को, अपने इस कदम का, सरकार के कदम का यह कहकर बचाव कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने सही निर्णय लिया है, इससे रोजगार आएगा। टाटा को प्लांट लगाने की अनुमति देने के निर्णय का समर्थन करते हुए प्रकाश करात ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा वर्तमान व्यवस्था ऐसा है, भारत में ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पूंजीपतियों को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनके भीतर भी एक समाजवादी व्यवस्था
की दृष्टि से देखना होगा, और अगर उस व्यवस्था के अंतर्गत कोई समझौता हो जाए तो उनका सहारा सरकारों को लेना ही पड़ेगा। यह जो सीपीएम का स्टैंड था, यह सीताराम येचुरी भी कई बड़े बड़े भाषणों में, एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी ऐसी बातें वे कह रहे थे। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के बचाव में प्रकाश कारात ने टाटा के इस कदम का या पश्चिम बंगाल के सरकार के इस कदम का भले ही तारीफ नहीं किया हो, अपनी मजबूरी व्यक्त की हो कि भारत की बुर्जुआ व्यवस्था ऐसी है जहां पर वामपंथी सरकारें मजबूर है कि बहुत ही मुस्तैदी से तैयारी के साथ अपनी सारी योजनाओं को वामपंथियों के अनुरूप नहीं लागू कर सकती है। लेकिन यह दुविधा तो बार बार देखने को मिलती है कि वामपंथी जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो बोलते कुछ और हैं, और जब सरकार बनाने की बारी आती है या जनता की उम्मीदों पर खड़े रहने की बारी आती है तो वो डिग जाते हैं। चूंकि वामपंथी राजनीति में वादों का और जनता के सपनों का बड़ा महत्व है, इसलिए वामपंथी पार्टी से जनता को उम्मीदें भी उतनी ही अधिक हो जाती है, और जिसका सीधा नुकसान वामपंथी पार्टियों को भारत में होता है। समाजवादियों के साथ समस्या यह है कि समाजवादी कुछ बात बोलते हैं, सहम कर अपनी बात बोलते हैं, जिसके कारण जनता भी यह समझती है कि चलो अगर समाजवादी दल के नेता इतना ही वादा कर रहे हैं और जो किया जाना है वह संभव ही है, संभव है, किया जा सकता है। समाजवादी खेमे में आखिरी नेता जो याद आते हैं उत्तर भारत में कम से कम, और पूरे भारत में हम कह सकते हैं, तो एक ही ऐसे नेता हैं जो पूरी तरीके से समाजवादी राजनीति, समाजवादी विचारधारा के मानक पर खड़े उतरते थे। ये थे खुद या तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर आजीवन जब तक वे राजनीति में रहे उन्होंने पूंजीवादियों को कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। लेकिन आप दुर्भाग्य से अगर देखेंगे कि राम मनोहर लोहिया की उर्वर धरती तो यानी समाजवादी विचारधारा की उर्वर धरती उत्तर प्रदेश भी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह यादव भी जब जीवित थे तो उनके साथ एक दौर में सुब्रत रॉय का नाम आपने सुना होगा, सहारा ग्रुप के जो चेयरमैन थे, मालिक थे, सुब्रत रॉय को वो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में साथ में मुलायम सिंह यादव जी दिख जाते थे, जिसके बाद से मुलायम सिंह जी की समाजवादी विचारधारा की भी निंदा होती रही है। हद तो तब हो गई जब लालू प्रसाद यादव अपने बेटे समेत और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने परिवार समेत मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में अभी अभी पहुंच गए थे, और इसके बाद से बहुत सारे पुराने समाजवादी जो थे, जो समाजवाद को ही जिन्होंने अपने जीवन का सूत्र बना लिया, ऐसे बहुत सारे समाजवादियों को, बुजुर्गों को निराशा हुई है। ऐसे में अगर हम देखेंगे तो इतना कहा जा सकता है कि जहां भारत की जनता के सामने से दो मजबूत लोकतंत्र में ऑप्शन, वामपंथी सरकार और समाजवादी सरकार के जो वादे हैं वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत में एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें भारत में बहुत सारे लोग, गरीब, मजलूम, वंचित लोग एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता की तरफ देखना पसंद करते हैं, देख रहे हैं जो खुलकर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बोल सके, पूंजीवादियों पर हमले कर सके। कहीं कांग्रेस के जो बहुत बड़े बड़े चिंतक, विश्लेषक, बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी को यही बात तो नहीं बता दिए हैं कि राहुल जी कुछ भी हो, आप सदन से लेकर अपने चुनावी रैलियों तक में बड़े बड़े जगहों में जाइए, मंचों पर जाइए, खुलकर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की आलोचना कीजिए, क्योंकि भारत के लोग इतने भोले भाले हैं, इतने ईमानदार हैं, अब बातों में इतने चले आते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि उनको लगता है कि चूंकि राहुल गांधी पूंजीपतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपतियों के खिलाफ खुलकर लोकसभा से लेकर चुनावी रैलियों तक बोल रहे हैं, तो संभव है वे भारत की गरीब जनता की बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से रेवंत रेड्डी की तस्वीर गौतम अडानी के साथ
दिखाते हुए हंसते हुए आई है, राहुल गांधी के सारे अभियान पर पानी फेर देती है। बल्कि राहुल गांधी के जितने भी धारदार भाषण लोकसभा से लेकर चुनावी रैलियों में दिए गए या अभी दिए जाएंगे, उनके सभी वादे, रैलियों के भाषणों पर रेवंत रेड्डी की यह तस्वीर बाढ़ ला देती है, धो पोंछ देती है। पता नहीं राहुल गांधी ने अभी तक यह तस्वीर देखी है या नहीं देखी है। पता नहीं राहुल गांधी ने अभी तक रेवंत रेड्डी से इसका कारण पूछा है या नहीं पूछा है। जनता की तरफ से मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ सकता हूं कि किसी भी सूरत में 100 करोड़ का चेक किसी भी दृष्टि से अगर गौतम अडानी रेवंत रेड्डी को यानी तेलंगाना सरकार की किसी स्कीम को मदद करने के लिए, बढ़ाने के लिए दे रहे थे, लेकिन सरकार किसी भी दिन किसी भी पूंजीपति से बरी रहेगी और जनता के सारे वादे सरकार से ही रहेगी। लेकिन जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने गौतम अडानी के साथ सहायता राशि लेकर फोटो खिंचवाकर यह जो संदेश दिया है, और गौतम अडानी ने भी अपने वॉल पर शेयर करके जो संदेश दिया है, उस संदेश से साफ साफ पता चलता है कि राहुल गांधी के पूरे भाषणों के जो सार हैं, समरी हैं, उसका मजाक उड़ा रही है। ऐसा लगता है कि गौतम अडानी राहुल गांधी का मुंह चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आप नेता हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े जुमले फेंकना, लेकिन हम पूंजीपति हैं और जब तक मोदी की सरकार है या बड़ी सरकार है, बड़ी बड़े दल हैं, वह पूंजीपतियों के पॉकेट में रहेगी। अब भारत में ऐसा लगता है कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है जो सच्चे मायनों में, सही अर्थों में लोकतंत्र, यानी वो तंत्र जहां पर जनता की बात हो, जनता के लिए बात हो, और वहां पर पूंजीपति और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कोई आलोचना की भी जगह हो। क्योंकि राहुल गांधी सरीखे नेताओं की अगर बात को हम देखें तो उनके ही नेता उनकी बातों को हवा में उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर पूंजीपतियों के साथ फोटो डाल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, हम आगे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।